हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हमारी संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था की जो क्लासेस चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग एकेडमी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ पहले से कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा है एट प्रेजेंट समय। आप किसी भी एग्ज़ाम को लेके आप यहाँ पर टेस्ट जो हैं वो परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल किफ़ायती दरों पे है। इसके अलावा जो अभी आने वाली जो आगामी एग्ज़ाम है, जितनी भी एंट्रेंस है या फिर गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है सेंट्रल स्टेट की, तो आप किसी भी सेगमेंट से हो, कोई भी सेक्टर हो, आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इसमें कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा और। इंट्रा-ईएस एकेडमी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल करवा रही है। जैसा कि मैंने बताता आया हूँ पहले से कि 85,000 प्लस इसमें क्या है, टेस्ट सीरीज है। और कई अगर मान लेते हैं कि कई सब्जेक्ट इसमें रह भी गए हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको अपडेट करेंगे और उसके टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम जो टेस्ट है वो अवेलेबल करवाए हैं। लेकिन मेन जो फोकस है वो जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट है उन पे फोकस है इसमें। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप अगर मान लेते हैं कोई टेस्ट लेते हैं और उसमें टेस्ट की संख्या कम है, तो आपको जो सेक्शन मिलेगा इसमें परचेज करते टाइम, तो उसमें क्या होगा कि आप दूसरे सेगमेंट में जाएंगे, मतलब 200 ऑप्शन देखेंगे, तो आपको सब्जेक्ट के पर्टिकुलर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं पेपर मिल जाएंगे वहां पर। तो आपको वहां दिक्कत नहीं होगी इस चीज के लिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इस जीमेल आईडी पे क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आप जो वीडियो आता है इस वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ये संख्या यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी में है इतना। आप जब आप पूरी वेबसाइट को चेक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा इसमें, काफी सारी जो चीजें हैं, काफी सारे फीचर्स मिलेंगे इसमें। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, तो हम इसमें पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को हम लोग पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट में जैसा कि मैंने बताया कि जो मूल अधिकार है वो भाग 3 के अंदर और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। हमने 12-13 सबसे पहले किया, उसके बाद में जो समानता का अधिकार है उसको लेके मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया। उसके बाद में फिर 12 से ये 14 से लेके 18 के बीच में समानता का जो अधिकार है समता के आधार पर दिए गए, इनमें क्या क्या जो प्रोविजन किए गए, क्या क्या इसमें एग्जाम्पल थे, इसमें मैंने डिटेल से बताया आपको, कंटेंट अच्छा था उसमें, फिर साथ में क्वेश्चन दिए। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक था, 19, 20, 21, 21A और 22, यहाँ तक हमने पढ़ा डिटेल से विद कंटेंट जो था, उसके साथ में हमने क्वेश्चंस भी किए। हम लोग आज बात करेंगे जो नेक्स्ट अधिकार है उसके बारे में। तो मूल अधिकारों में एक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन किया हुआ है, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि आखिर शोषण क्या है और इसके विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं राज्य द्वारा वो कौन से हैं। और अगर इन अधिकारों का कोई हनन होता है या कहीं पर ऐसा पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपील कर सकते हैं और न्यायपालिका क्या करती है, इसका संरक्षण करती है। हम लोग पढ़ते हैं इसमें आगे। आर्टिकल 23 और 24 ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शोषण क्या है। शोषण में हम लोग कई सारे डेफिनेशंस दे सकते हैं, कई सारी परिभाषाएं दे सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल वो है जिसमें एक व्यक्ति जो अपनी जीवन शैली को खतरे में डालता है। अब इसमें हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी ना हो सकता है कि मजबूरी का फायदा किसी राज्य ने या फिर किसी प्रशासक ने या फिर किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति ने या फिर अन्य कारणों से, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्राइवेट है और पब्लिक है, मतलब सार्वजनिक रूप से है और एक निजी क्षेत्र पर है, तो दोनों के आधारों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि राज्य का जो दायित्व है और राज्य का जो यहाँ पर जो संरक्षण का आधार है वो क्या है,
न्यायपालिका का आधार क्या है, और इसके अलावा यदि निजी क्षेत्र में कोई व्यक्ति या फिर भारतीय नागरिक जो इसमें काम करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। ये भारतीय नागरिक और भारतीय गैर नागरिक सभी के लिए अवेलेबल है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। क्या आधार है एज का, कि एक बच्चा है तो या एक बालक है, एक बालिका है, जो भी है, तो इनकी क्या एज क्राइटेरिया है जिसके आधार पर इनको जो काम है इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। एक में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो वो कहीं पर भी वो कार्य नहीं कर सकते। कौन से कार्य नहीं कर सकते? वो कार्य जहां पर खतरा हो, उनकी जीवन शैली को वो नुकसान पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, इसके अलावा उनके जीवन का आधार है उसको असंतुलित कर दे। तो कई सारे पैरामीटर है इसमें। अब जैसे खनन का कार्य हो गया, जबरन कार्य हो गया, किसी से काम करवा के उसे उसकी मजदूरी या उसके बदले में जो भुगतान करना होता है वो नहीं मिलना। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य जहां पर बच्चे का जो जीवन है उसके जो मूल्य हैं, वैल्यू, और उसकी जीवन शैली के जो आधारभूत जो फीचर्स हैं वहां उसको नुकसान ना पहुंचे। जैसे एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, पोषण को लेके, शारीरिक गतिविधियों को लेके, या फिर उसके जीवन के जो वैल्यूज हैं उनको लेके। तो ऐसे कई सारे आधार हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसके अलावा इसमें जो दो आधार बताए गए, एक वो जो 14 साल से कम बच्चे हैं, और एक साल जो 14 से लेके 18, जहां तक हम एज क्राइटेरिया करते हैं। तो 14 से 18 के बीच का क्राइटेरिया क्या है, 14 से पहले के क्राइटेरिया क्या है, और 18 के बाद के क्राइटेरिया क्या है। 18 के बाद में आप कुछ भी काम कर सकते हैं जो लीगल हो। 14 से लेके 18 के बीच में आप कौन से कार्य कर सकते हैं, वो कार्य जो खतरे वाले नहीं हो। खनन हो गया, जैसे माइनिंग हो गया। इसके अलावा जैसे पटाखों का जो ऐसी कोई फैक्ट्रीज हो, कारखाने हो, या ऐसा कोई जो श्रम जो नुकसान करे, तो उन सारे जो आधार हैं, ये दो तीन चार आधार हैं। जैसे कारखाना हो गया, पटाखे वाले काम हो गए, या फिर डेंजरस जो कंडीशंस बताते हैं, इनमें वो काम नहीं करेंगे 18 तक। लेकिन इसके अलावा बाकी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घरेलू स्तर पर किसी का कोई कार्य है, घरेलू स्तर पर जैसे कोई शॉपकीपर है, तो वो क्या कर सकता है कि अगर छोटा बच्चा घर में है तो वहां से वो कार्य करवा सकता है। तो वहां पर वो जबरन काम नहीं होगा, क्योंकि वो घरेलू कार्य आ गया इसलिए। लेकिन कई ऐसे काम जिसके बदले में आमदनी मिलती हो, बाहर काम करने जाता हो, और वहां पर ऐसी प्रताड़ना अगर मिलती हो, जबरन कार्य होता है, मजदूरी सही से नहीं मिलती है, तो ऐसे कई जो आधार है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले जैसे एक व्यवस्था चलती थी, दास व्यवस्था, तो हम लोग दास व्यवस्था के बारे में कभी पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन शैली को बनाए रखने के लिए क्या करता है, मजदूरी करता है, या फिर किसी के अधीन रह के काम करता है। बदले में उसको क्या मिलता है, कुछ धन मिलता है, या धन के अलावा कुछ खाने पीने का सामान होता है वो मिल जाता है, या फिर कोई अन्य जो उपहार स्वरूप को चीजें मिलती है तो वो मिल जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसमें एक व्यवस्था चलती थी, वो उसको बोलते थे जजमानी व्यवस्था, कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति या परिवार जो है तो वो क्या करते हैं, एक व्यवस्था है जैसे जजमानी व्यवस्था थी। तो ये जजमानी व्यवस्था जो थी, इसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलर वो व्यक्ति जो धनी है, जमींदार है, या फिर जो आर्थिक रूप से सशक्त है, तो वो क्या करते थे कि ऐसे जो कमजोर लोग जिनके पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं थी, वो क्या करते थे, उनके बदले में सेवाएं देते थे। सेवाओं में कई सारी सेवाएं होती है, जितनी आज भी जो सेवाएं चल रही है, वो जितनी सेवाएं जरूरत पड़ती है वो सेवाएं देते थे वहां, और सेवाओं के बदले उनको क्या करते थे, कपड़े, भोजन, या फिर उपहार स्वरूप कुछ और चीजें जो है वो मिलती थी उनको, और वो व्यवस्था ऐसे बनते थे, तो उनको जजमान बोलते थे। ऐसे ये व्यवस्थाएं आज भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो चुकी है, लेकिन चल रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी चल रही है, लेकिन चल रही है। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हम लोग बात करते हैं कि इस व्यवस्था को बाद में आगे जाके डिस्क्लोज किया गया, लेकिन ये व्यवस्था आज भी चल रही है। इसके क्या आधार थे, जब हम
सोशियोलॉजी का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें इस चीज को पढ़ेंगे, जब जातिवाद, जाति व्यवस्था, इसके अलावा फिर धर्म का आधार, इसके अलावा उसके बाद में जो जजमानी व्यवस्था है, उन सब के बेसिस को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो वो दास क्या होता था, वो अपने जो मालिक हैं या फिर जिसके यहाँ काम करते थे, तो वो क्या करते थे, सेवाएं देते थे, बदले में उनको जीवन का आधार स्वरूप, चाहे धन हो या फिर खाने की चीजें हो, कपड़े हो, ये सारी चीजें उनको मिलती थी। और वो क्या करते थे, उनके लिए जो भी काम होते थे वो सारे काम वो जजमान करते थे, सबका अलग अलग काम था ऐसे। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आप आराम से समझते जाइए कि किसी चीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको उसका जो बेस है, वो बैकग्राउंड है, वो आधार तैयार कर रहा हूं उसमें। एक व्यवस्था हमने ये पढ़ी। दूसरी व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं कि जो पारिश्रमिक मिलता है, जो श्रम का आधार है, वो क्या हो, कि आप कहीं पर रोजगार के लिए जाते हैं, आपको समय बताया जाता है कि आपको पर्टिकुलर इतने समय काम करना है और इस समय के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतना भुगतान करना पड़ेगा, इतना भुगतान उसको बदले में दिया जाएगा। जैसे मजदूर है तो मजदूर कार्य के बदले में पैसा लेता है, उसके लिए आधार तय किया गया कि आप इतना घंटे काम करेंगे। लेकिन क्या पहले वो चीजें अवेलेबल थी? पहले वो चीजें सिर्फ एक व्यवस्था का आधार थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अलग चीजें चलती थी। इससे क्या होता था, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो बहुत ज्यादा होने लग गया, जबरन काम कराने लग गए, फिर बाद में समय पे वेतन नहीं देना। फिर इसका एक कॉन्सेप्ट मिलता है हम लोग मार्क्सवाद का। इस कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे हम लोग। मार्क्सवाद की जो थ्योरी है, उनका कहना था इस मामले में, मार्क्सवाद की थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि जो मजदूर लोग थे, ये लोग काम करते हैं फैक्ट्रीज में या फिर अन्य जगहों पे, और ये काम किन के लिए करते हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, पूंजीवादी लोग हैं, उनके लिए, पूंजीपति लोग हैं उनके लिए। जब पूंजीपति लोग हैं वो काम के बदले में पैसा देते हैं, लेकिन काम भी करवाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का जब भी आधार हम लोग देखेंगे, डिग्निटी का आधार देखेंगे, तो उसमें जो बिजनेसमैन है या पैसे वाला है, वो तो पैसे वाला बनता जाता है, और गरीब जो व्यक्ति है या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जो मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी बन के रह जाता है। उसकी जीवन का जो आधार है वो तय नहीं हो पाता कि आखिर उसकी प्रतिष्ठा का जो बेस है वो क्या हो। उसको रेस्पेक्ट आमतौर पर उससे कम तवज्जो दिया जाता है, मजदूर मजदूर के रूप में ही आप देखते हैं। दूसरा, उनको जो प्रमोशन का आधार है वो नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो उनको छुट्टियां मिलती है, उनका जो बेस है उसके लिए कोई शेड्यूल तय नहीं था। इसका मतलब कई जो ऐसे काम जो आर्थिक रूप से जरूरी थे, लेकिन वहां पर जो मजदूर थे उनके लिए जो संरक्षण का काम था वो सही रूप से हो नहीं पाया और उनसे जबरन काम करवाया गया। जैसे माइंस के अंदर आप एक मूवी भी आई थी साउथ इंडिया की, और उसमें देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जो जनता है, लोग हैं, तो उनसे क्या करते हैं, मजदूरों से जबरन काम करवाते हैं वो, जबकि आधार कोई तय नहीं था उसमें। उनके सुरक्षा की गारंटी नहीं है, उनके हेल्थ का कोई वो इंश्योरेंस या फिर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं थी पहले चल रही थी। हम लोग यूरोप के आधार पर पढ़ेंगे तो इनमें भी बहुत पहले ही ये सारी चीजें चलती थी। भारत के अंदर देखेंगे तो भारत में भी ये सारी चीजें चलती थी। तो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग इतना ही समझते हैं इस मामले में कि आखिर ये चीज क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। अब देखिए 8% समय में सरकार जो श्रम कानून है इसमें कुछ बदलाव किए और कुछ नए आधार, इनके पैरामीटर तय किए, जिसके अंदर जो न्यूनतम जो श्रम की गारंटी है वो उसमें प्रदान किया गया। एक जो वेजेस का आधार है, जो सैलरी या फिर जो उनका न्यूनतम भुगतान है वो कितना है, कितने समय में होना है, उसके लिए गारंटी का आधार रखा गया। फिर उनका इंश्योरेंस है, उनके हेल्थ को लेके हैं, उनकी छुट्टी का है, तो कई सारे उनके लिए जो पैरामीटर्स है वो तय किए गए। और समय रहते और क्या करते हैं, इसमें और चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि हम लोगों को ये पढ़ना क्यों चाहिए था, मैंने बता दिया। अब हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं इसमें, उस चीज की बात कर लेते हैं। तो वो चीज है महिलाओं को लेके। आखिर महिलाएं जो पहले थी, तो महिलाएं पहले घर के अंदर रहती थी, उनके लिए आधार था कि वो घर का काम करेगी या फिर जो पारिवारिक जो व्यवस्था है उसके अंदर इंक्लूड रहेगी, लेकिन वो बाहर मार्केट में नहीं आएगी। लेकिन पहले जो काम चलता था वो श्रम बल के आधार पर चलता था। एंशिएंट से लेकर हम लोग जब देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से मतलब प्राचीन काल से जब हम लोग देखते आ रहे, तो जब मशीनें नहीं थी तो कार्य क्षेत्र को उन्नति प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता था, श्रम का आधार बाहुबल का इस्तेमाल करते थे। और बाहुबल तो वो क्या करता था कि जो पुरुष तत्व जो था, मतलब पुरुष को
जो अति उत्तम इस मामले में रखा गया था कि पुरुष ज्यादा ताकतवर और महिला उसके एवज में क्या है, थोड़ी वीक है। लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक वो नहीं है, आधार नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब पुरुष श्रम बल के आधार पर था तो व्यक्ति जो पुरुष है वो काम करने जाता, तो घर का काम जो क्षेत्र है बाकी का जो जिसमें श्रम जो शारीरिक श्रम है वो कम लगता था, उनका आधार दिया गया महिलाओं को। तो पुरुषों को दिया गया कठोर और मेहनत वाला काम और उनके लिए ये काम। तो जब पुरुष काम करता था तो महिलाएं उनके अधीन काम करती थी। लेकिन यह व्यवस्था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय जो कैपिटलिस्ट थे तो उनको एक चीज का आधार देखा, जो नारीवादी जो कॉन्सेप्ट है और महिला सशक्तिकरण में जिनका आधार है कि महिलाओं को घर से फैक्ट्री तक लेके आना और बाहर निकालना मार्केट में। तो इसका आधार क्या था? तो इसका आधार यह था कि महिलाएं पुरुषों के एवज में अगर कम श्रम के अंदर, यदि कम आमदनी के तौर पे अगर या कम मजदूरी के तौर पे अगर वो काम कर रही है तो उन महिलाओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग काम में लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे प्रोटेस्ट और ऐसे संगठन और ऐसा कार्य किया जिसमें महिलाओं की भागीदारी, उनमें जो एक्टिविटीज जो उनके जो संगठन करता थे, ऐसे लोगों को खड़ा किया जो महिलाओं के लिए आवाज उठाए और महिलाओं को वहां से क्या करें, बाहर निकाले। अब महिलाओं को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनकी एजुकेशन जो थी उसको मस्ट प्लस उसको उसकी स्ट्रेंथ जो थी उसको और मतलब आगे बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया। महिलाओं को कहने का मतलब यह है कि महिलाओं को शिक्षा में अधिकार उसमें बढ़ाया गया। मॉडर्नाइजेशन के जो आधार थे पैरामीटर सब में उसको इक्वल रखा जाने लगा। इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, इसके अलावा जो वैवाहिक स्थिति है, इन सारे बंधनों को भी एक लिमिटेड या अनलिमिटेड जो भी पैरामीटर्स थे इनसे बंधन मुक्त करने की बात हुई थी। इनके जो राइट्स थे, वुमेन्स राइट्स, इनके बात कही गई। इनके जो आर्थिक आधार थे उनको मजबूत करने के लिए, उनको घर से बाहर निकालने के लिए क्या किया गया, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई और इसी एजुकेशन का आधार बना के महिलाएं क्या हुई, बाहर निकली। तो अब कैपिटलिस्ट के लिए क्या फायदा हुआ इस चीज के लिए, तो पूंजीपतियों के लिए यह आधार हुआ कि महिलाएं जब काम करेगी तो पुरुष अगर मान लेते हैं कि किसी एक कार्य के अगर 8 घंटे के 1000 रुपए ले रहा है तो महिलाएं वहां पर 500 रुपए में काम कर रही है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो पूंजीवादी है उनको काम कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कम पैसा देना पड़ेगा और महिलाओं का जो कंट्रीब्यूट है वो उतना ही मिल रहा है उनको। तो इन दोनों पैरामीटर को देखेंगे तो श्रम का आधार धीरे धीरे महिलाओं का बढ़ने लग गया और महिलाओं का जैसे जैसे आर्थिक रूप से सशक्त होने में जो प्रभाव देखने मिला तो यहाँ पर यह धारा धीरे धीरे बढ़ने लगी ग्लोबल लेवल पे। और ग्लोबल लेवल पे जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो इनके लिए क्या किया गया, कानून बनाया गया। इनके लिए, इनके संरक्षण के लिए इंश्योरेंस की बात की गई। इनके संरक्षण के लिए एक निश्चित जो मजदूरी है, एक निश्चित वेतन है, तो उसके लिए जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो की गई। इनके राइट्स और इनके हकों के लिए बात की गई। तो कैपिटलिस्टों ने क्या किया कि इसमें बहुत बड़ा काम किया गया। कारण क्या था इसमें, क्योंकि जब इंडस्ट्री लगेगी तो मशीनें काम करेगी और मशीनें काम करेगी तो आम आदमी से ज्यादा एक ह्यूमन बीइंग जो काम करता है उससे ज्यादा क्या होता है, मशीन काम करती है। और जब मशीन काम करती है तो वो बहुत फास्ट काम करती है तो उत्पादन बहुत ज्यादा करेगी। जब उत्पादन काम करेगी तो श्रम की ज्यादा वो डिमांड पड़ेगी और श्रम की डिमांड पड़ेगी तो पैसा ज्यादा। तो पुरुष अगर ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन महिलाएं अगर काम उतना ही कर रही है तो उनके बदले में उनको पैसा कम दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ कि इस एक कार्य क्षेत्र की वजह से महिलाओं की भागीदारी जो आर्थिक क्षेत्र में सुनिश्चित हुई और धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ने लगी। आज परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल में जो वुमेन्स हैं वो लीड कर रही है इकोनॉमिस्ट को। जो आज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं आप उनमें देखते हो तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आज ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग आज देखते हैं कि महिलाएं और आज जो इनोवेशंस है, ट्रेडिंग है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जितने भी बेस्ट जो प्रोफेशनल्स हैं उन सब में हिस्सेदारी है, उनका जो स्थान है वो तवज्जो में देखा जाता है। आज महिलाएं घर से जो पहले रोजगार के नाम से पहले घर में डरती थी, आज वही महिलाएं घर के अंदर बैठ के तैयारी करती है और स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके प्रोफेशनल जो कोर्स हैं वो सारे काम करती है। लिटरेसी रेट धीरे धीरे क्या हो गई, जो पहले कम थी वो अब क्या होने लगी, बढ़ने लग गई। एजुकेशन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारी एजुकेशन पॉलिसी ही खराब है। हम लोग जानने में सुनने में मिलते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी खराब है। अगर एजुकेशन पॉलिसी इतनी खराब होती तो यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह नहीं निकलती। आज हम देखते हैं भले ही ये चाहे समाज या फिर राष्ट्र के अंदर जो एक धारणा बनी हुई है, सब लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिसी, हम कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप चीजें हैं,
लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। ये वही व्यवस्था है जो हम लोग पहले से पढ़े आ रहे हैं, और इसी से आगे की जो व्यवस्था है वो स्ट्रेंथ हुई है, इनको मजबूती मिली है। अब हम लोग बात करते हैं इसको लेके। तो मैंने आपको बच्चों के लिए बता दिया, जो व्यक्ति विशेष उनके लिए बता दिया, और महिलाओं के लिए भी बता दिया कि, और दास व्यवस्था के बारे में बता दिया, और जजमानी व्यवस्था के बारे में। अब इनसे जो काम करवाया जाता है, जबरन जो व्यवस्था है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने एक जो फीचर्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। तो अब हम लोग बात करते हैं इस पे कि उनके लिए जो राइट्स की बात हुई, कि अब कोई व्यक्ति, समाज या कोई भी व्यक्ति अगर किसी से ऐसा काम करवाता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो, तो वो जब काम करवा रहा है, तो एक तो होता है जबरन काम, एक होता है व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, दोनों में फर्क है। लेकिन इच्छा से काम करता है, लेकिन वो काम लीगल है कि नहीं, उसमें भी जो पैरामीटर है वो भी देखा जाएगा। हम लोग अब बात करते हैं इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 23 और 24 पढ़ते हैं इसमें। देखिए आपके सामने पिक्चर आई है, बाल मजदूरी किसकी गलती है? ये पहला क्वेश्चन चिन्ह यहां लगता है, क्या इन बच्चों की गलती है? अब हम लोग भारत को ग्लोबल लेवल पे अगर लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग भारत को एक उन्नत, वेल डेवलपमेंट और डेवलप जो कंट्री है उसकी ओर लेके जा रहे हैं, एक सशक्त भारत बना रहे हैं, एक समावेशन जो आधार है वो भारत बना रहे हैं, भारत की पहुंच पूरी दुनिया में जाए, हम ऐसा भारत बना रहे हैं, भारत की एक छवि जो ग्लोबल लेवल में टॉप पोजीशन पे रहे, हम वो भारत बना रहे हैं। लेकिन क्या इन आधारों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो जब यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल पढ़ेंगे, तो हम इसके अंदर जब पॉवर्टी पढ़ेंगे, गरीबी, उसमें भुखमरी पढ़ेंगे, उसमें एजुकेशन पढ़ेंगे, हेल्थ पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, हम लोग उसके अंदर जो एनवायरमेंट है वो पढ़ेंगे, इसमें और जो कई सारे जो आधार हैं, जो गवर्नेंस है वो पढ़ेंगे। तो जब ये सारे आधार पैरामीटर पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से लेकर एडवांस तक, तो हमारी और पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। हम लोग पढ़ते हैं इसमें। देखिए क्या इन बच्चों का आधार है ये, और ये हमारे सोसाइटी में आसपास में दिखते हैं, या पढ़ा लिखा वर्ग हो या पढ़ा लिखा वर्ग नहीं हो, हम सभी देखते हैं इस चीज का कि आखिर इनको जरूरत क्यों पड़ रही है इस चीज की। सीधी बात है, रोटी कपड़ा मकान, पहला जीवन जीने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या इनको मजा आ रहा है खेलने कूदने के टाइम, एजुकेशन का टाइम, जहां बचपन जो है, जहां पर जहां बुनियादी जो पारिवारिक जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य है, उनका विकास किया जाना चाहिए, वहां पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं। यही व्यक्ति अगर मान लो कल को आगे जाके अगर किसी क्राइम रिपोर्ट में पढ़ते हैं, तो इनका बेस बनता है कि इसका जो जीवन का आधार है वो कहां से आया है। आज हम किसी भी व्यक्ति को कह देते हैं कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन जब उस अपराध का ग्राउंड चेक करते हैं, हम तो सिर्फ इतना देख लेते हैं कि इस आदमी ने अपराध किया है, लेकिन जब उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो इसका बेस निकल के आएगा। इसमें लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ, समय पे रोजगार नहीं, धन की कमी, पॉवर्टी, भुखमरी, असमानता, या फिर किसी के साथ शोषण हुआ हो, तो ऐसे कई आधार आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ये देखिए पहली पिक्चर ये और दूसरी पिक्चर ये हमारे सामने घूमते फिरते बच्चे हैं, देखते हैं हम लोग। आप रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, मार्केट में देख सकते हैं, आप चाय की तड़ियों पे देख सकते हैं, आप बड़े बड़े शहरों के जो पुल आपको मिलते हैं उनके नीचे आपको देखने को मिलेंगे, आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे, आपको जगह जगह। हम देखते हैं पर आंख बंद कर लेते हैं, देख के अनदेखा करना। देखिए किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर हम लोग कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए, तो ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, इसलिए ये सामने जो रिजल्ट वो दिख रहा है। और हम लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, इनको पता ही नहीं है इस चीज का। हम लोग ये कहते हैं कि ये बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, चोरी करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, XYZ कई सारी घटनाएं। लेकिन आपने क्या कभी इनके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों है? हम अधिकार पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन जब इस ग्राउंड को समझेंगे हम लोग कि ऐसा क्या है, जब आप कभी सर्विस करते हैं, आप किसी प्रशासनिक पद पे जाते हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं वहां पर एक भी बच्चा ऐसे काम नहीं करना चाहिए।
ऐसा काम करता पाया जाता है तो आपकी प्रशासनिक जो योग्यता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहें, एक जिला कलेक्टर चाहें तो अपने जिले को अगर वो तरीके से अगर हैंडल करें, लेकिन उसके ऊपर काम का जो बोझ है वो इतना डाल दिया जाता है राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, तो वो क्या है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से समय नहीं निकाल पाता, या तो फिर कार्य का जो कार्यभार है उसको कम किया जाए, या फिर उसके लिए अतिरिक्त भार के लिए कुछ अलग ऑफिसर उसके लिए निर्धारित किए जाए जो इनके लिए पता तो करें। उन्हीं के सामने ये लोग घूमते हैं, लेकिन वह भी एक पद के ऊपर रहते हुए वो इस चीज को डिनाई कर देते हैं। जब हम लोग एग्जाम देते हैं या फिर मेंस का एग्जाम लिखते हैं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, या फिर कोई और भी एग्जाम लिखते हैं, तो जब मेंस की बात आती है, एथिक्स की बात आती है, या फिर गुड गवर्नेंस की बात आती है, आंसर राइटिंग की बात आती है, तो हम उसके अंदर ये सारे पैरामीटर लिखते हैं कि हम ऐसा करेंगे। पर जब ग्राउंड लेवल पे आके जब वो जॉब करते हैं तो ये पैरामीटर उनका क्या होता है, फेल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कई सारे जो अधिकारी हैं वो बहुत बेटर काम करते हैं। लेकिन आजकल क्या होने लग गया, ये काम के बदले हम लोग क्या करने लगे, प्रशंसा पाने के लिए हम लोग सिर्फ सेल्फी लेने लग गए। सेल्फी का भी एक आधार है कि हम लोग किसी को एक पहुंच को आधार बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के लिए एक मैसेज आ सकता है कि हम किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन सोचने और देखने की बात है कि अगर ये हम लोग पढ़े लिखे हैं और अगर ऐसा व्यक्ति अगर मार्केट में है तो ये हम सब के लिए शर्म की बात है। और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं वो भी इनको देके डिनाई कर देते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते, आपके पास पैरामीटर, आप एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रशासनिक जो ऑफिसर्स हैं या फिर जहां वेबसाइट्स हैं या फिर ऐसे कई सारे जो प्लेटफॉर्म है, आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर रख सकते हैं, आप उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं। जो बाल गृह हैं, जो इनके लिए पुनर्वास की जो व्यवस्था है, इन सभी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट करके इनको वहां पर भिजवा सकते हैं। इनकी एजुकेशन, इनकी हेल्थ, इनकी न्यूट्रिशन, इन सब की बातें आप वहां पर बता सकते हैं। तब जाके आप किसी सरकारी पद पर रहो या नहीं रहो, एक ह्यूमन बीइंग, आपको एक मानव होते हुए आपको ये जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पूरा करना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्योंकि विषय को पढ़ते पढ़ते समय लग जाता है, लेकिन ये चीजें क्लियर करनी जरूरी है आपको। जब आप चीजों को जब आप इनसे अटैच नहीं होंगे तो वो फीलिंग्स आपके अंदर आ नहीं पाएंगी और फिर आप सोच नहीं पाएंगे। जब आप किसी चीज को ग्राउंड लेवल पे सोचेंगे तब आपको रियलिटी में पता चलेगा कि यदि मैं किसी प्रशासनिक पद के ऊपर जाता हूं तो मेरा एक काम यह भी रहेगा कि मेरे एरिया में, जिस क्षेत्र में मेरी ड्यूटी है, उस एरिया के अंदर कोई भी एक भी अगर बच्चा मेरे नजरों के सामने घूमता हुआ पाया जाता है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने बाकी कार्य के साथ में मैं अपना ये काम जो है, जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पूरा करूं। यही बच्चा आगे जाके जो, अगर यही बच्चा यदि इनोवेशंस करे, अगर ये बच्चा आज मान लेते हैं कि छोटी, इसको कुछ चीजें सिखाएं इनोवेशंस में, गाड़ी बनाना सिखा दें, कुछ भी चीज सिखाते हैं, जो व्यक्ति छोटे खिलौनों को खोलना, बनाना, उनको तोड़ना, बनाना, ये सारी चीजें, उनको रिपेयरिंग करना, तोड़ जोड़ कर रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता होता एक दिन हो सकता है कि वो एरोप्लेन को भी जोड़ तोड़ दे, हो सकता है कि वो एक मिसाइल बना दे, हो सकता है कि वो ऐसा इनोवेशन जो डेवलपमेंट हो वो कर दे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको आधार यहाँ पर बेस तो मिलना चाहिए। हम इनको डिनाई कर देते हैं। यहाँ पर टैलेंट की जो कदर है वो देखा गया है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वीडियो बड़ा बनता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं, मुझे चिंता इस बात की है कि मैं ये पढ़ा रहा हूं और ये मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों को, और हम लोग सिर्फ कंटेंट के ऊपर नजर रखते हैं, सुनते कम है लोगों को, और हमारे सामने जो चीजें आ रही है उसको भी इग्नोर कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये मैंने क्वेश्चन चिन्ह लगाया, फिर से बैक टू बैक 3 तस्वीर ली मैंने इसमें, देखिए आराम से इसको और सोचिए इस बात के लिए कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा।
आपके पास भले ही जितनी बड़ी एजुकेशन हो, आप कितने बड़े प्रोफेशनल हो, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, धनवान हो, कुछ भी हो, पर यदि आपको इनको देखकर अगर आपके मन में अगर एक इंसानियत या जो मानवता का आधार है, यदि वो भाव नहीं आता है, तो वो आपके किसी काम की नहीं। पढ़ते हैं भाग 3 आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम प्रतिबंध, उसके रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई, उसको रोकने की। किन की बात? मानव के तस्करी की। आप देखते हैं अब तस्करी का मतलब ये नहीं है कि केवल मानव से काम ही करवाया जा रहा है। आप कई सारे न्यूज में देखते हैं कि एक जो छोटा बच्चा या फिर कोई मानव ट्रीटमेंट के लिए आता है और वो सही जगह ना जाके वो क्या करता है, किसी एजेंट या फिर बिचौलियों के हाथ या फिर ऐसे जो तस्कर जो काम करते हैं, जो मानव के शरीर का जो अंग है उनका जो तस्करी का काम होता है वो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी को लालच देके, बहला फुसला के या गलत धारणा डाल के या कुछ और चीजों की मजबूरी दिखा के वो क्या कर सकते हैं, इनसे उनके अनजान नॉलेज के आधार पर, मतलब उनको पता नहीं है इस चीज का या वो इस चीज से अवगत नहीं है, विश्वास कर लेते हैं और उनके बाद में उनके साथ ऐसी ट्रेजिडी हो जाती है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और घटना होने के बाद में पता चलता है और उनको न्याय भी नहीं मिलता। देखिए मानव तस्करी और बेगार मतलब आपसे काम करवाया जा रहा है और आपको पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। एक होता है जबरन काम, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जा रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। देखिए मैंने आपको ये जो पढ़ा रहा हूं ये मैंने आपको चीजें समझा दी, अब केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखिए। बेगार तथा अन्य समान प्रकार के जबरन निषिद्ध है तथा इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लगाने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब है कि मैं एग्जांपल देता हूं, यदि गवर्नमेंट कभी नेशनल बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में या फिर राष्ट्र की जरूरत के समय यदि वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसा कोई अवसर आ जाता है जहां पर भारतीय जो नागरिक है इनकी जरूरत पड़ती है तो वो ऐसा करवा सकती है, उनसे ये काम जो है वो जबरन काम नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यदि कोई युद्ध हो जाता है भारत और किसी अन्य कंट्री के बीच में, तो यदि भारत में मिलिट्री और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल पुलिस की जो भर्ती की जाती है, एक तो आर्मी हो गया, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, एक सेंट्रल जो पुलिस है उनकी, और इनकी अगर मान लो या स्टेट पुलिस की, इसके अलावा जो और भी लोग हैं अगर इनकी कमी दिखाई देती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो इसके लिए जो 18 साल या 18 साल के जो ऊपर के नागरिक हैं उनके लिए क्या कर सकती है, युद्ध में भागीदारी के लिए, राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए उनको क्या कर सकती है, मिलिट्री में शामिल कर सकती है या उनका उपयोग कर सकती है, उनकी सेवाओं को ले सकती है वो। आप देखते हैं कई सारे आधार, कई सारी कंट्रियों को देखते हैं जहां पर 18+ होते हैं, क्या होता है, मिलिट्री में सर्विस देनी पड़ती है, जैसे रशिया हो गया, इजराइल हो गया, ऐसे कंट्री हम लोग पढ़ते हैं इसमें आगे। लेकिन उसमें कहा गया कि राज्य सेवाएं तो ले सकती है अनिवार्य, लेकिन इसमें 3 चीजें नहीं होगी, धर्म, जाति और क्षेत्र, निवास स्थान जो है इनका आधार नहीं होगा कि पर्टिकुलर जाति के लोग हैं ये इसमें आएंगे, कि ये तो लड़के हैं तो ये लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर धर्म के लोग आएंगे या पर्टिकुलर इसी क्षेत्र के लोग आएंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए धर्म, जाति, वर्ग या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वर्ग मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 17 इसका जो बेस है, इसके आर्टिकल 23 जो आज का है के मसौदे पर 3 दिसंबर 1948 को विधानसभा में बहस हुई। इसमें मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि बेगार के विशेष उल्लेख के अलावा इस अनुच्छेद में देवदासी का भी उल्लेख किया जाए। यह एक सामाजिक प्रथा है जिसमें
युवतियों को मंदिरों में समर्पित किया जाता था और इसे मानव तस्करी माना जाता है। इसके जवाब में एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि इस प्रथा को सामान्य कानून के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत पहले से संगठित हो चुका है, जिन्होंने आगे कहा कि मसौदा अनुच्छेद केवल उन सामाजिक प्रथाओं पर लागू होना चाहिए जिनमें निहित स्वार्थों का समर्थन प्राप्त है। अंततः इसे संशोधन को अस्वीकार कर दिया था। एक सदस्य ने अनिवार्य सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजे का प्रावधान करना चाहिए। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि अनावश्यक है कि क्योंकि एक ऐसी सेवा से किसी व्यक्ति की आजीविका कमाने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मसौदा अनुच्छेद को उसी दिन यानी 3 दिसंबर 1948 को एक मामूली संशोधन के साथ अपनाया गया। 23 देखिए, मानव तस्करी। तस्करी जैसे यौन व्यापार, गुलामी, जबरन श्रम जैसे बेगार, बंधुआ मजदूरी, इनको प्रतिबंधित करता है। ये सारे आधार इसमें है। इसके उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय, इसको जो कानून द्वारा इसको दंडनीय बनाता है और निजी संस्थाओं दोनों द्वारा शोषण से भी नागरिक और गैर नागरिक की रक्षा करता है। हालांकि यह राज्य को अपवाद के रूप में बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य सार्वजनिक सेवा लागू करने की अनुमति देता है। यदि सार्वजनिक पब्लिक के ऑर्डर में जब आप देखते हैं, यदि राष्ट्र, मैंने जैसे राष्ट्र हित में बताया कि राष्ट्र हित में यदि नागरिकों के लिए कुछ काम करवाया जाए तो उसमें कोई वो जबरन वाला काम नहीं है। मुख्य प्रावधान निषेध। किन चीजों को रोक टोक किया गया है? मानव तस्करी, बेगार, बिना वेतन के काम, बेगार मतलब बिना वेतन के काम करना, और इसी तहत के अन्य जबरन श्रम प्रतिबंध लगाता है। दंड। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। संरक्षण। राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध सभी व्यक्तियों, नागरिक, विदेशियों को भी संरक्षण प्रदान करता है। अपवाद। अनुच्छेद 23 का 2 जो सब क्लोज है वो ऐड किया गया। क्या है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य जैसे रक्षा, जैसा कि मैंने बता दिया, सार्वजनिक कल्याण के लिए अनिवार्य सेवा अनिवार्य कर सकता है, लेकिन धर्म, जाति, वर्ग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। प्रमुख व्याख्याएं और मसाल, ये जो मामले हैं। न्यूनतम मजदूरी। अदालतों ने माना कि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना विशेष रूप से अकाल राहत और कैदियों के लिए जबरन श्रम का एक रूप हो सकता है। आर्टिकल 23 का उल्लंघन। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा जैसे मामलों में यह स्थापित किया गया कि बंधुआ मजदूरी जहां एक देनदार ऋण चुकाने के लिए लेनदार के लिए काम करता है, अनुच्छेद 23 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। जेल में श्रम। कैदियों को उनके काम के लिए उचित मजदूरी पाने का अधिकार है, क्योंकि जेलों में बिना वेतन के किया गया श्रम जबरन श्रम माना जाता है। संक्षेप में आर्टिकल 23 शोषण को अपराध घोषित करके निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करके मानवीय गरिमा को बरकरार रखता है, जिसमें आवश्यक सार्वजनिक सेवा के लिए एक सीमित अपवाद है। प्रमुख निर्णय और इसमें घटनाक्रम। अदालतों ने यह स्थापित किया कि मानव तस्करी में यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, गुलामी शामिल है, जो केवल खरीद बिक्री से कहीं अधिक व्यापक है। मेनका गांधी बना भारत संघ 1978। मौलिक अधिकारों को आपस में जोड़ा। अनुच्छेद 23 में निहित गरिमा और जीवन के अधिकार, आर्टिकल 21 पर जोर दिया गया। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको 21 को ऐड करके पढ़ना चाहिए, इनके साथ में कनेक्ट करके। विशाल जीत बनाम भारत संघ 1990। सर्वोच्च न्यायालय ने मानव तस्करी को एक सामाजिक आर्थिक मुद्दे के रूप में उजागर किया। पीड़ितों, जिसमें महिला, बच्चों के लिए रोकथाम और पुनर्वास पर जोर दिया गया। बचाव और मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य की कार्रवाई की सिफारिश की। वेश्याओं का पुनर्वास। सुप्रीम कोर्ट ने बधुदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में वेश्याओं के समान और पुनर्वास के अधिकार के मान्यता दी और राज्यों को उनके बच्चों के लिए देखभाल, संरक्षण और कलंक मिटाने के प्रावधान का आदेश दिया गया। कानून निर्माण। संसद ने आर्टिकल 23 को लागू करने, उल्लंघन करने के अपराध घोषित करने और बचाव पुनर्वास ढांचा स्थापित करने के लिए अनैतिक व्यापार जैसे रोकथाम अधिनियम 1956 और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बाद में संशोधित जैसे कानून बनाए गए। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। जैसे मैंने आपको बता दिया पहले, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य खतरनाक रोजगार में भी नहीं लगाया जाएगा।
जैसे मैंने क्रैकर जो पटाखे हैं, विस्फोटक जो भी पदार्थ बनते हैं, उनके लिए बात की थी। आर्टिकल 18 का अब देखो यहाँ कनेक्ट होता है आर्टिकल 24 में के मसौदे पर 3 दिसंबर 1948 को बहस हुई थी। एक सदस्य ने महिलाओं को रात में खानों में या फिर उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उद्योगों में काम करने से बचाने के लिए एक संशोधन प्रस्ताव रखा। एक अन्य सदस्य ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सभी प्रगतिशील देशों में इसी तरह की सुरक्षा व्यापक व्यवस्था मौजूद है। हालांकि विधानसभा ने इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया और उसको 3 दिसंबर 1948 को अपना लिया गया इस आर्टिकल को। भारतीय संविधान का आर्टिकल 4 एक मौलिक अधिकार है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, जो माइंस है, इसके अलावा किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित करने पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना, उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। यह भारत के शोषण के विरुद्ध अधिकार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो खतरनाक परिस्थितियों में बाल श्रम को प्रत्यक्ष उल्लंघन बनाता है और इस पर राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आयु सीमा, खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को काम करने पर सख्त प्रतिबंध। खतरनाक व्यवसाय, कारखाने, खदाने और अन्य खतरनाक वातावरण संसद द्वारा और संसद यह परिभाषित करती है कि खतरनाक किसे माना गया है। मौलिक अधिकार, यह एक ऐसा अधिकार है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता, यानी इसे अदालतों में लागू कराया जा सकता है। अन्य कानूनों का समर्थन करता है। बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों का पूरक है। क्षैतिज अनुप्रयोग, यह अधिकार सभी पर लागू होता है, न कि केवल सरकार पर, जिसका अर्थ है कि निजी नागरिक भी इसमें बंधे हुए हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, PUDR बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982। एशियाड वर्कर्स केस, महत्व क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही मौजूदा कानून बाल रोजगार अधिनियम 1938 में निर्माण कार्य को खतरनाक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया हो, फिर भी वहां बच्चों को नियोजित करना अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। प्रभाव क्या है इसका कि इसे खतरनाक की परिभाषा का विस्तार हुआ और संसद को बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जिसमें क्या किया गया, विशिष्ट खतरनाक नौकरियों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शिक्षा का अधिकार, ITE अधिनियम 2009 जो लागू हुआ था 2010 में, अनुच्छेद 24 से जुड़ा RTE अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान करता है, बच्चों को कार्यस्थल के बजाय स्कूलों में रखने के लक्ष्य को सुदृढ़ करता है, जिससे सुरक्षात्मक जो ढांचा है वो मजबूत हो। शोषण का न्यायिक विस्तार, न्यायालयों ने अनुच्छेद 24 की व्याख्या, जो व्यापक व्याख्या है, वो की है। इससे अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 39 को जोड़ते हुए शोषण के केवल प्रत्यक्ष खतरनाक काम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल है जहां गरीबी के कारण बच्चों को श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है और घरेलू काम या कृषि कार्य जैसे विभिन्न रूपों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 23 का सब क्लॉज 2 के संदर्भ में सही है? यह राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से रोकता है? नहीं। यह राज्य को धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है? बिल्कुल सही है। यह केवल नागरिक पर लागू होता है? यह गलत, दोनों पे होता है। यह बेगारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा भी है? गलत। भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यय प्रतिबंध है? बेगारी, बंधुआ मजदूरी, कारखानों में बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु, मानव तस्करी, सभी है इसमें। तो सभी ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4 सभी ऑप्शन है। ये आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। निम्नलिखित में से कानून इस प्रावधान को लागू करने के लिए पारित नहीं किया गया है? कौन सा कानून? क्योंकि अलग से कौन सा नहीं किया गया है, ये कि शिक्षा का अधिकार एक अलग मौलिक अधिकार है और जो बाल श्रम कानून को सीधे लागू नहीं करता है। आर्टिकल 23 और 24, देखिए इसका मतलब है कि इनको तो डायरेक्ट बाल श्रम, कारखाना और खदान, इनके लिए तो मैंडेटरी किया गया कि यहां तो काम कर ही नहीं सकते। इनके लिए तो आपके लिए दंड की व्यवस्था अगर ऐसा करता पाया गया तो। और लेकिन यह है कि इसमें एजुकेशन का प्रावधान रखा गया कि एजुकेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बाल संरक्षण कर सकते हैं, ऐसा। आर्टिकल 23 और 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसने कहा है कि असत्य कौन सा है?
ये दोनों अधिकार नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। ये अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 23 में राज्य पर सकारात्मक दायित्व डाला गया, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 केवल राज्य के खिलाफ लागू होता है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, गलत, दोनों के लिए लागू होता है। डी आंसर इसमें। बेकार शब्द का अर्थ क्या है? बिना मजदूरी के पैसा काम करना, जबरन काम करना। बेकार का अर्थ बिना किसी मुआवजे के जबरन श्रम। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता सुनिश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना, अभिव्यक्ति की सुनिश्चितता। ये व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये सही है इसमें। जी पढ़ते हैं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो संशोधन है उसकी बात। 2016 के अनुसार बच्चों को किस उम्र तक खतरनाक व्यवसाय में काम करने से प्रतिबंधित किया गया? 14 वर्ष। मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या शामिल है? केवल महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त, लोगों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त और उन्हें जबरन काम कराना, इसके अलावा पर्यटकों को देश लाना, या फिर केवल बंधुओं मजदूरी। इसमें देखिए लोगों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त और उन्हें जबरन काम कराना। आर्टिकल 23 का उल्लंघन करना कानून के तहत क्या है? एक कानूनी अधिकार है, एक कानूनी अपराध है। आर्टिकल 24 किसे प्रतिबंधित करता है? 14 साल के बच्चों की किसी भी रोजगार में को लगाना, 14 साल से के बच्चों को फैक्ट्री, खदान और किसी खतरनाक रोजगार में लगाना। ये हमारे ये टोटल जो है ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पर ये जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इनके बारे में जो फीचर्स मैंने बताए वो सारे मैंने बता दिए। आपको मैंने जैसे बताया कि जब आप किसी अधिकार को पढ़ रहे हैं तो आप उसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आप चीजों को समझते जाइए। जब अगर कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसके मेंस में भी काम आएगा, ये उसके इंटरव्यू में भी काम आएगा, और जब वो ग्राउंड लेवल में काम करेगा तो उसको ये चीजें टच करेगी, उसको पता होना चाहिए, और उसको ये मैंडेटरी पता भी होना चाहिए कि भाई वो तो अनिवार्य है कि जो इसके बारे में जानता है वो तो इन चीजों को डिनाई ना करे, इग्नोर ना करे, ध्यान रखें इन सारी चीजों का। आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जितने भी देखिए सारा ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको इंक्लूड किया गया है। हो सकता है किसी का टेस्ट कम हो, किसी का ज्यादा हो, लेकिन आप जब आप देखेंगे तो आपको जब सेक्शन दिया जाएगा टेस्ट सीरीज में तो आप एक सेक्शन टेस्ट में मिलेगा, तो आपको इसमें सेक्शन है टेस्ट सीरीज की, तो उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे और कभी। लेकिन आपको बता देते हैं कि जब भी आपको इनकी जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कॉल या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो मैंने अच्छे से समझा दिया, इसमें टाइम भले लगता है, आप यूट्यूब पर क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। आप फुल स्पीड मत बढ़ाइए, पर 1.25 या 1.5 से आप क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। मेरी बॉडी लैंग्वेज पे और इन सारी चीज़ों पे न जाए। और जो मेरा आधार है कहने का, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि निष्पक्ष और न्यूट्रल होकर बात करता हूं। मेरा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को, किसी सोसाइटी को, किसी धर्म को, किसी क्षेत्र को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा काम है कि ये जो चीजें हैं उनको तरीके से बताना। तो हमारा जो नैतिक दायित्व है और जो हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें भी हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।